आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। रूस का हमला यूक्रेन पर लगातार जारी है और इस हमले से अब ऐसी खबरें भी आ रही है कि वहां हलाकतों में भी इजाफा होता जा रहा है। जहां यूक्रेन के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक वहां 150 के करीब जाने जो है वो हलाक हो चुकी है। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि रूस को घेरने की तैयारी आलमी बिरादरी ने शुरू कर दी है और खबरों के मुताबिक ब्रसेल्स में नाटो का इजलास शुरू हो गया है। तो क्या नाटो के इस इजलास में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन लगातार अपनी तरफ से ये इंतबाह देते रहे हैं कि जो कोई भी रूस के सामने या रूसी मफाद के सामने आएगा उसे हम भरपूर जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर नाटो का जो एक्सपेंशन है उसके खिलाफ जाते हुए रूस का ये इकदाम होगा। खासतौर से 24 फरवरी को जब एक तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास चल रहा था जिसकी सदारत खुद रूस कर रहा था और उसी आसपास रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला भी शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका यह कहना है कि आलमी बिरादरी ने यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया है। हम रूस के इस हमले के खिलाफ बिल्कुल तन्हा और अकेले पड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं। दुनिया या आलमी बिरादरी ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। वहीं खासतौर से यूक्रेन में और दुनिया के कई और हिस्सों में इस हमले के खिलाफ, रूस के इस हमले के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं और पुतिन को रोको और इस हमले को रोको, इस तरह के प्लाकार्ड्स के साथ कई जगहों पर मुजाहरे हुए हैं। इसी बीच हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बड़ी एक फिक्र की बात है वो ये है कि बड़ी तादाद में तकरीबन 20,000 हिंदुस्तानी शहरी यूक्रेन में रह रहे हैं। उनमें एक बड़ा हिस्सा तलबा का है जो वहां पढ़ने जाते हैं। उनकी हिफाजत के साथ वापसी कैसे मुमकिन हो सके, इस पर अब गौर व फिक्र हो रहा है। नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी बीच यह भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से रूस अपने स्टैंड कर अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल अड़ा हुआ है, तो क्या इसमें एक नई जो दुनिया के तमाम ममालिक हैं उनके नए तौर पर एक सफबंदी की कोशिश और एक सफबंदी के हालात बनते जा रहे हैं? अमेरिका ने आखिर क्यों अपने अफवाज भेजने से मना किया और फिर नाटो की जो बिरादरी है वो क्या कर रही है? क्योंकि तुर्की के सदर एर्दोगान ने नाटो के इस मामले में कार्रवाई न करने का बड़ा इल्जाम लगाया है। इन सब हालात के बीच हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या है? ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर परीक्षत सिंह मनहास जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर तरुण मदान जो डिफेंस एक्सपर्ट है। सैयद यासिर जिलानी तर्जमान है बीजेपी और सलमान निजामी कांग्रेस लीडर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले प्रोफेसर परीक्षत सिंह मनहास, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये हमला यूं ही जारी रहेगा? नाटो, यूरोपीय यूनियन, यूएनएससी, ये सारे इदारे आखिर कर क्या रहे हैं? ये सवाल उठाया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। उनका कहना है कि दुनिया ने हमें या आलमी बिरादरी ने, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी ने हमें तन्हा छोड़ दिया है रूस के मुकाबले। सबसे पहले तो नमस्कार और खुशामदीद। मैं इसके बारे में थोड़ा सा इस तरह से शुरू करूंगा कि किस तरह से 1991 से जब ये सारा कुछ शुरू हुआ और 1991 में नाटो ने और उसके अलाइज ने कहा था कि हम ईस्ट की तरफ और नहीं जाएंगे और एक डिसीजन हुआ था। बट जिस तरह से हाल फिलहाल में स्पेशली 2014 के बाद ये इवेंट्स होते रहे और जिस तरह से बढ़ते रहे, मुझे लगता है यूएस ने एक और नाटो अलाइज ने एक डबल वैमी खेल दिया यूक्रेन के साथ कि उनको थोड़ा सा झांसा भी दे दिया कि हम आपको ले लेंगे। और एक पिछले 2 महीने में तो यूएस ने ऐसी स्टेटमेंट्स भी देनी शुरू कर दी कि जल्द ही यूक्रेन नाटो का पार्ट बन सकता है और इसके लिए सारी पोजीशन शुरू हो रही हैं। बट उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं किया और उसको अब बिल्कुल यूक्रेन को खाली छोड़ दिया है।
तो रशिया, जो कि मेरे को लगता है रशियन गवर्नमेंट और रशियन लोग और रशियन जितनी भी गवर्नमेंट सक्सेसिव रही है, स्पेशली व्लादिमीर पुतिन के अंडर, वो बड़े नेशनलिस्टिक अप्रोच के साथ चले हैं। और रशिया ने कहीं ना कहीं काफी सालों से ये स्टैंड रखा हुआ है कि यूक्रेन हिस्टोरिकली और हर तरह से हमारा एक पार्ट रहा है। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि नाटो वहां पे आए और वो नाटो एलाई बने। तो इसकी वजह से ये सारी जो वॉर है और ये सारा झगड़ा शुरू हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अभी तो जैसे कि नाटो एलाइज यूके, यूएस और कनाडा और ईयू ने काफी सारे स्ट्रिक्चर्स लगाने शुरू किए हैं, बट जिस तरह से रशिया ने, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, मिलिट्री डिप्लोमेसी चलाई और रशिया ने फटाफट अटैक भी कर दिया, और जिस तरह से उन्होंने अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी कब्जा कर लिया है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यूक्रेन बड़ी जल्दी एक टेबल पे आके रशिया के साथ बात करेगा, जो कि अभी हमें दिखाई भी दे रहा है कि रशिया ने ऑलरेडी सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं कि वी आर विलिंग टू टॉक, और यूक्रेन ने भी कुछ घंटे पहले बोल दिया है कि हम शायद बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नाटो एलाइज ने सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा यूक्रेन को और कोई सपोर्ट नहीं किया, जो कि मुझे लगता है इस टाइम पे यूक्रेन को काफी अलग थलग महसूस हो रहा होगा। बट जिस तरह से रशिया ने एक प्रोग्रेसिव वे में और एक डेफिनेट वे में अटैक किया है, वो काफी नाटो को इसके बारे में विश्वास नहीं था कि इतनी एफर्मेटिव तरीके से होगा। इस पर जरा मैं आपका एक रिमार्क चाहूंगा कि एक तरफ यूएनएससी की मीटिंग हो रही है, इजलास हो रहा है, खुद रूस उसकी सदारत के ओहदे पर और फराइज अंजाम दे रहा है, और उसी के लगभग आसपास में रूसी अफवाज जो है वो यूक्रेन पर हमला भी कर देती है। ये कितना मतलब एकदम प्लान्ड और स्ट्रैटेजिकली ये एग्जीक्यूट किया गया? पहले कहा ना, रशिया ने मिलिट्री डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है और रशिया ने बड़े तरीके के साथ वहां पे भी बातचीत करते रहे, वहां बोलते रहे, सिग्नल्स देते रहे, और जबकि नाटो को एक्सपेक्टेड था कि रशिया अटैक करेगा, उन्होंने तब नहीं किया, उन्होंने उसके कुछ दिनों के बाद ये अटैक किया। पूरा यूक्रेन को उन्होंने मौका देने की कोशिश की। और यूएनएससी में आप देखिए, जैसे चाइना इस टाइम पर रशिया को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, ओपनली सपोर्ट कर रहा है। भारत एक बड़ा ही किसे कहते हैं इंडिपेंडेंट और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि वहां पे भी कहीं ना कहीं डिवीजन जरूर होगा। अभी वहां पे जब भी बाकी देश भी अपने अपने वक्तव्य रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां भी डिवीजन होगा और रशिया की सपोर्ट में भी काफी लोग आ जाएंगे, काफी कंट्रीज आ जाएंगी। बट जिस तरह से रशिया ने दूसरी तरफ से अभी कुछ ही घंटे पहले एक बैक चैनल भी खोल दिया है और ये भी कहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और हम भी नहीं चाहते कि ज्यादा नुकसान हो। और अभी कुछ ही 1 घंटा 2 घंटा पहले जिस तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि मैं भी तैयार हूं, तो मुझे लगता है ये अगले 24 घंटे में ये मसला जल्दी से सुलझ भी सकता है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर तरुण मदान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर मदान, आप इसे कैसे देख रहे हैं? किस तरह की स्ट्रैटेजिकली ये सक्सेस बताई जा रही है रशिया की, और नाटो का अभी इजलास शुरू हुआ है जैसी खबरें हैं ब्रुसेल्स में, क्या होगा आगे? मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट रखे। इसको मैं 2 पक्षों में बांटना चाहूंगा। पहले एक पक्ष यूक्रेन का और दूसरा पक्ष ऑफ रशिया। यूक्रेन का पक्ष ये है कि देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट देश हूं और मैं किसी के साथ भी अलाइन करूं, ये मेरी मर्जी है, आप मेरे पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो काफी हद तक सही भी है। इसी का एक उदाहरण मैं इंडिया के तौर पे दूंगा कि अगर कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस आ रहा है, जो हमारे बहुत सारे मुल्क हैं, करीबी नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो क्या इंडिया उन मुल्कों पे अटैक करेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत टाइम से जो रशिया है, अब ये पक्ष में बोल रहा हूं रशिया का, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री में जाएं कि कब उनको इंडिपेंडेंस मिला यूक्रेन को, उसको फिर रशिया ने वापस हटा लिया, फिर जब सोवियत यूनियन टूटा और अलग अलग देश बने, उनका कारण, अगर उस समय ये मसले सॉर्ट आउट हो जाते तो ये स्थिति आज ना आती। और काफी हद तक रशिया को यह भी है मानना कि यूक्रेन का कुछ ना कुछ जो झुकाव वहां ईस्ट यूरोपियन जो देश हैं उनकी तरफ रहा ही रहा है, खासकर जर्मनी की तरफ। तो बीच में सरकारें भी आती रही हैं वहां पे यूक्रेन में, उनका इन्फ्लुएंस मतलब कहीं ना कहीं रहा है टुवर्ड्स जर्मनी। तो ये सारे मुद्दे हैं, मतलब दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन अगर आप जैसे इसको कहते हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, अब जब शब्द मिलिट्री आ गया तो इसमें डिप्लोमेसी की तो कोई बात ही नहीं रही, फिर तो आपने जंग छेड़ दी है पूरी। और ये कोई मुकाबला नहीं था दोनों देशों का, मतलब आर पार का बहुत बहुत बड़ा फासला है।
3 गुना 4 गुना, मतलब कई जगह तो मतलब ऑलमोस्ट 15 टाइम्स का जो रेशियो है वो उसमें है, इस बैलेंस में है जी। हाँ, अगर रशिया ने अपना दमखम जो बाकी नेटो देश हैं उनके खिलाफ दिखाया होता या उन्होंने रिएक्ट कर अगर किया होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ भाई कुछ बैलेंस था इस चीज में, लेकिन इस चीज में कोई बैलेंस नहीं है। यूक्रेन की जो मिलिट्री पावर है ना, कोई बहुत ज्यादा उन्होंने रिएक्शन दिया है। देखिए एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, ये सारी चीजें जो है ये आपस में होती रहती हैं लड़ाई में कि इसने इतने आदमी मार दिए, हमने इतने बंदी बना लिए, लेकिन अभी तक का जो है दमखम वो दिखाया है रशिया ने, और उसमें बिल्कुल आगाह कर दिया नेटो देशों को कि अगर आप इसमें इंटरवीन करोगे तो हम न्यूक्लियर पावर तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है, तो फिर आप नहीं बोलना। प्लस फ्रांस ने भी ये कह दिया है कि पुतिन ना भूलने कि नेटो के पास भी एटम बॉम्ब है। बिल्कुल है, बट उसका रिजल्ट क्या होगा? इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 3 जैसे जिसको बोल रहे हैं ना, फिर तो इसमें सारे देश कूद पड़ेंगे, फिर चाइना भी कूदेगा, जो नॉर्थ कोरिया है वो भी कूदेगा, टर्की भी कूदेगा। चलो इस पे कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी है और कांग्रेस लीडर सलमान निजामी है। यासिर, कितना अहम ये एक मौका है और इस पर जो हिंदुस्तान की पोजीशन है वो और कितनी वाज़ेह होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी मुझसे पहले दोनों एक्सपर्ट ने बहुत माइन्यूट और बहुत ही बिंदुवार तरीके से जो सिचुएशन है वॉर की इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस पर उन्होंने बात साझा करी। लेकिन मैं क्योंकि पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं और पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं और हमारी पार्टी की सरकार है, मैं जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने बात करी और हमारा जो हमेशा से हम शांति के पक्षधर हैं, हम बात से बात को सुलझाने में यकीन रखते हैं, वो मैसेज प्रधानमंत्री ने कल दिया है। और आज देखिए, क्योंकि हमारा कंसर्न है, हमारे बच्चे वहां पे बहुत बड़े तादाद में यूक्रेन में हैं, हमारा पहला कंसर्न जो दिख रहा है, जिस तरीके से अथॉरिटी सामने आ रही है, वायुसेना ने भी अभी कहा है कि उसके C-17 और IL-76 जो विमान हैं वो तैयार हैं, जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को निकालने के लिए सारी कार्रवाई की जाएगी। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, PMO है, वो मॉनिटरिंग कर रहा है कि किस तरीके से वहां पे चीजें संभले, क्योंकि जंग तो जंग है विशाल आजम साहब, जाने हलाक हो रही है, इंसानी मौत हो रही है। मुझे लगता है कि जिस विचार और जिस परिस्थिति से हम भारत के लोग हमें दुनिया जानती है, उसमें तो हम शांति के, हमेशा से शांति की बात रखते और करते हैं। और यकीन माने कि इससे जो अभी दिख रहा है, जिस तरीके से नाटो की मीटिंग अभी ब्रेकिंग में चल रही है और जो चीजें आ रही हैं कि यूएस और यूरोप ने ये कहा है कि हम रशिया की जो यूरोप के अंदर संपत्ति है उसको भी जब्त करेंगे, और कार्रवाई उन्होंने शायद विदेश मंत्री की संपत्ति को जब्त करके एक कार्रवाई की शुरुआत करी है। मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इंतजार करिए, देखिए और कोशिश करें कि हमारा जो मैसेज हो वो शांति का हो। जी, सलमान निजामी कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान में। सलमान, इस मामले पर क्या जो हिंदुस्तान की सरकार जो कुछ कर रही है, अपोजिशन का क्या स्टैंड है इस पर, सरकार के इस स्टैंड को लेकर? पहले तो हम दुआ करते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के वहां बच्चे हैं और बाकी जो मुलाजमीन हैं, चाहे वो कश्मीर से हो या कई मुख्तलिफ रियासतों से हैं, वो सही सलामत अपने घरों तक आए। वो मेरी गुजारिश रहेगी हुकूमत से कि उनको स्पेशल प्लेन्स के जरिए जो है वापस लाया जाए। और दूसरी बात जो है, जो पहले जिस तरीके से रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा बनाया और अब जो है डॉनबैस में जो है कब्जा ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो ये जबरन कब्जा है, इसकी हम मुखालफत करते हैं। और जिस तरीके से ये वर्ल्ड वॉर 3 की और मुल्क दुनिया बढ़ रही है, मुझे लगता है इसका असर जो है हिंदुस्तान पे भी पड़ने वाला है। जिस तरीके से आपने देखा कि लद्दाख हो, जिस तरीके से कश्मीर हो, और पाकिस्तान के वजीर आजम जिस तरीके से हाल ही में चाइना गए और फिर रशिया, वो रशिया में है आज, और क्या उनकी मंशा है, क्या उनका मकसद है, और जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं किस तरीके से स्ट्रेटजी बनी जा रही है, किस तरीके से चाइना जो है बैक कर रहा है, डायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और किस तरीके से पाकिस्तान जो है चाइना की सपोर्ट ले रहा है, रशिया की सपोर्ट ले रहा है। तो हमें पहले अपने घर को देखना चाहिए
क्या हम अपने घर को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत को पहले देखना चाहिए कि चाइना ने क्या किया गलवान ने, पाकिस्तान ने क्या किया कश्मीर में, और क्या इनकी आगे स्ट्रेटजी रहेगी, हमें उसके लिए तैयारी करनी की जरूरत है। जी प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास साहब, जो सलमान जो सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ रूस इस कोशिश में है कि उसके, चूंकि वो मानता है कि यूक्रेन उसका अपना हिस्सा था, कई तरह से ये बातें भी कही जा रही है कि टर्की जो है उसका भी कहीं ना कहीं ये एक आने वाले वक्त में 2023 के बाद, चूंकि जो सैंक्शंस लगे थे, जो चीजें हुई थी, वो 2023 के बाद जब तमाम शर्तें वो पूरी कर चुका होगा, सजा भुगत चुका होगा, तो फिर टर्की का भी कुछ ऐसा कहीं कोई अज़्म ना हो। अब ये सवाल उठा रहे हैं हिंदुस्तान की सरहद को लेकर, जिक्र लद्दाख का आ रहा है। जी मैं, ये बड़ी फार फेच्ड थिंग्स है जो अभी हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर ने बोली। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और भारत का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत की काफी बैलेंस्ड अप्रोच है, इंडिपेंडेंट अप्रोच है, और भारत अपने आप को काफी सक्षम है अपने आप में अपनी रक्षा करने के लिए भी और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए भी। तो भारत पूरी तरह सक्षम है उस चीज को लेके। जहां तक ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, तो ये तो क्या कहते हैं, यूक्रेन और रशिया का तो आप वैसे तो हम कहेंगे कि 2014 या 1991 से ये कॉन्फ्लिक्ट था, पर अगर इसको हिस्ट्री में जाया जाए तो ये 300-400 साल पुराना उनका कॉन्फ्लिक्ट चला जा रहा है। तो उसमें कैसे उनकी यूएसएसआर में उनकी एनेक्शन हुई, फिर कैसे वो अलग हुए, क्या चीजें हैं, वो बिसाइड्स द पॉइंट है। बट जो इस समय इंटरनेशनली जिस तरह से चीजें बस रही हैं, मुझे लगता है कि भारत ने बड़ा ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टैंड लिया है, जिसे कि रशिया ने भी माना है। भारत ने ओछापन नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जिस तरह इमरान खान फटाफट दौड़ के रशिया पहुंच गए कि हम आपके साथ देंगे, और चाइना उधर से सपोर्ट, भारत ने वैसा ओछापन भी नहीं दिखाया, बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच दिखाई है और एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। और यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने एक पॉजिटिव। लेकिन मेरा सवाल है कि जिस तरह से रशिया अपने स्टैंड पर अड़ गया और नाटो के बार बार आगाह करने के बावजूद, अमेरिका की तरफ से बार बार आगाह करने के बावजूद, और ये कहने के बावजूद कि रशिया हमले कर सकता है, रशिया के कहते हम अपनी फौज वापस ले रहे हैं, वहां से अपने ट्रूप्स वापस बुला रहे हैं, क्या अब ये लग रहा है कि अमेरिका को अब एक चैलेंज है रूस से एक बड़ा आलमी पैमाने पर? क्या फिर से एक नई सफबंदी की राह हमवार हो रही है दुनिया के ममालिक की? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, ईयू और रशिया, ईयू, कनाडा, यूके, ये सारे यूएस, इनका बेसिकली, और यूएस खासकर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं। वो पैसे को लेके, पैसे की तरह ही काम करते हैं और एक डेवलपमेंट और पैसे की तरफ की होड़ की तरफ ही लगे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इससे ज्यादा सिर्फ फाइनेंशियल सैंक्शन से ज्यादा कहीं आगे बढ़ेंगे। पर ये अभी बड़ी फारफेच चीजें हो रही है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है उसमें मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में काफी डिसीसिव वॉर हो जाएगी और काफी पॉजिटिव डिसीजन सामने आ जाएंगे। फ्रांस के मैक्रोन को आखिर इतनी जल्दी इस एटम बम का लफ्ज का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? देखिए, ये काउंटर करना, स्टेटमेंट्स देना, काउंटर, ये एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है, एक इंटरनेशनली एक दूसरे से बात करनी और एक दूसरे पे प्रेशर भी बिल्टअप करना, ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, हर कोई दिखाने की कोशिश करता है। पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो हम सब मिस कर रहे हैं यहाँ पे। इस सारा, अगर ये झगड़ा आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होगा, क्योंकि रशिया जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो भी इकोनॉमिक चीजें, अपनी एक्टिविटी है, वो चाइना की तरफ थ्रू करेगा और चाइना उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये जो बैलेंस्ड अप्रोच भारत ने दिखाई है रशिया की तरफ और बाकी लोगों की तरफ, ये एक उस चाइना की अप्रोच को काटने में भी संभव होगा। ब्रिगेडियर तरुण मदान, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात कह रहे हैं परीक्षित सिंह मनहास, उसको हम इस तरह से देखें कि जब एक सवाल किया गया जो बाइडेन से भारत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि भारत से हमें इस बारे में कंसल्टेशन करना है। तो यानी कि उनका एक भरोसा है और उनको लगता भी है कि भारत को इसमें शामिल करना जरूरी भी है। दूसरी तरफ अब इमरान खान की मुलाकात जो है वो पुतिन से होती है, बाकायदा वहां जाकर मुलाकात होती है। थर्ड पॉइंट यहां पर यह भी है कि रशिया ने जिस तरह से एक सख्त स्टैंड ले लिया है, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि क्या फिर से एक नया ऑर्डर बनने की राह पर ये हालात जा रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर? एक
नया ऑर्डर बनने की हालात उस तरफ जा रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा, जैसे हम कहते हैं ना चाइना को निबलिंग ऑफ टेरिटरी, छोटी छोटी टेरिटरी जो है उसको आप हासिल कर लेना, कुतर लेना, तो ये एक डेंजरस ट्रेंड है। अगर दुनिया में ये एक बार चालू हो गया तो भी, जैसे अब ये केस ताइवान का है, चाइना की निगाह उनकी तरफ भी है, तो ये एक डेंजरस ट्रेंड है। भारत का स्टैंड हमेशा बड़ा मानवता वाला स्टैंड रहा है। हम हमेशा मानवता में बिलीव करते हैं कि कहीं कोई जंग ना हो, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही सीख देने की कोशिश की है, जो भी देश इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं या जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, कि हम ये सारे जो भी मसला है उसको आराम से अक्रॉस द टेबल बैठ कर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और यही हमारा स्टैंड रहा है। जबकि रशिया हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ओवर द इयर्स रहा है। अगर आप हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर सारा देखें तो वो ज्यादातर उसका रुझान रशिया की तरफ रहा है, और रशिया आज की डेट में भी हमारा बहुत बड़ा सप्लायर है मिलिट्री इक्विपमेंट का। कई जगह यूक्रेन ने हमारा साथ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं की है। उनका सिर्फ एक ही वो है जोर कि प्लीज इस इशू को मानवता से हैंडल किया जाए, जान माल का नुकसान ना हो, और ये जो हम जा रहे हैं एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यासिर जिलानी, मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। 40-50 सेकंड्स का टाइम मुझे बचा आपके लिए, फिर सलमान रजा के पास जाऊंगा। यासिर, ये क्या मतलब दुनिया की जो एक पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उस पर आपको लगता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स रीडिफाइन हो रही है? फाइनल कमेंट है आपका। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि फिर मैं कहूंगा, जो मेरे दोनों एक्सपर्ट ने कहा है, उन्होंने एक एक बिंदु पे आपके सामने बात रखी है, लेकिन मैं कांग्रेस का जवाब देना चाहूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होता है, इस सिचुएशन में भी कांग्रेस के अगर अथॉराइज प्रवक्ता है सलमान निजामी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो ये शर्मनाक है। इन्होंने खुद कह दिया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? हमारी तैयारी, हमारी फौज, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा डिफेंस, दुनिया में हमारी तरफ लोग देख रहे हैं। जो है अभी आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट में क्या किया है, उसके बाद भी चाइना बैठा हुआ है, इस तरह की अब प्लीज मैं अभी मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सलमान, अगर आपने गलत को बोला है, आप सॉरी बोलिए। आप अगर ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस का बयान है, तो ये शर्मनाक है कि आप एक दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है और उसमें आप भारत की तैयारी का सवाल कर रहे हैं। भारत इतना तैयार है, और भारत चाइना क्यों तैयार रहता है? चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डिफेंस हो, ये जो आपका प्यार है चाइना से, सलमान निजामी और कांग्रेस पार्टी का ये आपको खत्म ही नहीं करता है। चाइना कहीं नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। सलमान, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि हमें मजीद अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? इनकी फॉरेन पॉलिसी यही फेल होती है। चाहते हैं आप बताइए, चाइना अभी भी घुसा हुआ है हमारे अंदर। हर रोज कश्मीर में कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है। कांग्रेस और इमरान खान पहले चाइना जाते हैं, फिर रशिया जाते हैं, और हम बैठे हुए हैं, हम खामोश होकर बैठे हुए हैं। हमारी क्या तैयारी है? अभी मुझे लगता है कि सलमान जो है वो अपोजिशन में होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी या फराइज में शामिल है, उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें ज्यादा अलर्ट रहना है। बहरहाल, ये जंग कब तक जाएगी और क्या दुनिया में फिर से एक सफबंदी नहीं होगी? अगर नई सफबंदी होती है तो ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक होगा। ये बात इस डिस्कशन में निकलकर बहुत सामने जरूर आई है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।